क्या आपको भी लगता है कि सैलरी का एक बड़ा पार्ट सेव करना इम्पॉसिबल है? महीने के एंड में हम सब एक ही लाइन बोलते हैं, यार पता ही नहीं लगा कि पैसे कहाँ चले गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल, इफेक्टिव और एक प्रैक्टिकल तरीका समझाऊंगा जो आपको हेल्प करेगा अपनी इस मंथली सैलरी का 60% तक सेव करने में। हाँ, आपने सही सुना, 60% तक। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन अप्रोच है जो आपको अपनी सैलरी का मैक्सिमम सेव करने में हेल्प करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये टिप्स सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए है जो अपनी मंथली सैलरी का मैक्सिमम सेव करना चाहते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में कवर करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेविंग्स क्यों इतनी मुश्किल लगती है। मैंने 4 इंपॉर्टेंट रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं जो हमारे सेविंग्स प्लान को डिविएट कर देते हैं। पहला, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। देखिए, जब हमारी सैलरी बढ़ती है या जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम और ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। ये अफोर्डिंग पावर ऑफन अननेसेसरी चीज़ों पे चली जाती हैं जिनकी हमें बेहद ज़रूरत नहीं है, जैसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, लग्जरी वॉचेस, ब्रांडेड क्लोथ्स, न्यू गैजेट्स, करंट गैजेट्स को अपग्रेड करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में एक बंदा एक 20,000 रुपये का स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है। अब आज की डेट में 20,000 रुपये के स्मार्टफोन के अंदर सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आ जाते हैं, जैसे अच्छे कैमरा, अच्छी प्रोसेसिंग पावर और भी काम की सारी चीज़ें, जिससे ईजिली मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हो सकती हैं। बट सैलरी इंक्रीमेंट होने के बाद वो बंदा सीधा 80,000 रुपये का आईफोन ले लेता है। या मानो किसी ऑफर में अगर 80,000 रुपये का आईफोन 70,000 रुपये का भी मिल रहा है तो वो बंदा एक अपॉर्चुनिटी समझ के उस ऑफर को यूज़ कर लेता है और 70,000 रुपये का आईफोन ले लेता है। जबकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उस न्यू आईफोन की उसकी लाइफ में कोई प्रैक्टिकल वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है। अगर अपग्रेड करना ही है तो कोई अच्छा 25-30 हज़ार रुपये का फ़ोन ले लो, बट 70-80 हज़ार रुपये का फ़ोन लेके आपका अननेसेसरी एक्सपेंस तो बढ़ गया पर सेविंग्स नहीं। दूसरा, लैक ऑफ बजटिंग। अच्छा, हमारे पैसों का फ्लो हमें खुद ही नहीं पता होता। महीने के स्टार्टिंग में हम कुछ गोल सेट करते हैं, लेकिन मिडवे खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। यानी मिडवे कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि वहाँ पे हम पैसे स्पेंड कर देते हैं कि भाई मंथ एंड की मंथ एंड में देखेंगे, और मंथ एंड आते आते प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर कोई इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है तो समझ भी आता है, बट ऐसा कोई रिक्रिएशनल एक्सपेंस या लाइफस्टाइल रिलेटेड एक्सपेंस है तो फिर मंथ एंड में डेट या क्रेडिट कार्ड के सारे काम चलता है या फिर सेविंग से पैसे निकालने पड़ते हैं। अब क्रेडिट कार्ड की बात आई गई है तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा, द क्रेडिट कार्ड ट्रैप। देखिए, क्रेडिट कार्ड और इजी ईएमआई ऑप्शंस आज की डेट में तो बथेरे अवेलेबल है और अभी के लिए हमें चीजें अफोर्ड करने का इल्यूजन देते हैं, लेकिन ये हिडन चार्जेस और इंटरेस्ट के फॉर्म में हमारी सेविंग्स को डैमेज करते हैं। अब होता क्या है कि लेट से किसी दोस्त ने बोला कि चल कहीं घूमने चलते हैं, या कोई सीजनल सेल आ गई तो हम खर्चे करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और मंथली बजट ना होने पर भी हमें लगता है कि भाई क्रेडिट कार्ड तो है ही, उसे यूज़ कर लेते हैं, और जब सैलरी आएगी तो कहीं कोई एक्सपेंस कट करके क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देंगे। अब देखिए, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास पैसे हैं नहीं। क्रेडिट कार्ड ने सिर्फ आपको फॉल्स इल्यूजन दिया कि आपके पास पैसे हैं और आपने क्रेडिट कार्ड से वो एक्सपेंस कर दी। यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किए गए पैसे हमारी सेविंग्स नहीं है, बल्कि एक लोन है और हमारे मंथ के मैक्सिमम एक्सपेंसेस ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। सो इस बात की बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि कोई एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंस आप कट करके क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दोगे। और अगेन, अगर नहीं कर पाए तो इंटरेस्ट प्लस हिडन चार्जेस आपके एक्सपेंस को इतना बढ़ा देंगे कि आप टोटली आउट ऑफ बजट हो जाओगे। या फिर मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे ह्यूज इंटरेस्ट आएगी और वो सारा आप पे करने के चक्कर में बड़े डेट में आ जाओगे, या फिर अपनी सेविंग्स को डिप्लीट करके सेविंग्स से पे करोगे जिससे आपकी सेविंग्स कम या खत्म हो जाएगी। अब अगर आप 5,000 रुपए की ईएमआई ऑप्ट करते हैं और उस पर 300 से 400 रुपए का इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस ऐड होता है तो आप खुद ही अपनी सेविंग्स लूज कर रहे हो। चौथा, इन्फ्लेशन या महंगाई। अब ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि सारा वर्ल्ड आज की डेट में इन्फ्लेशन की गिरफ्त में है और लगभग हर देश में महंगाई जो है आसमान छू रही है। इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट है। इन्फ्लेशन की वजह से हमें हमारी मंथली सैलरी बहुत कम लगती है। अब आप याद करो, आज से 10-15 साल पहले आप 200 रुपए लेके मार्केट में जाया करते थे तो भर के ढेर सारा सामान लेके आते थे, और आज की डेट में अगर आप 2,000 रुपए लेके मार्केट में जाओ तो भी सिर्फ मुट्ठी भरी सामान आता है। आज की डेट में आपके दिन के 1,000-2,000 रुपए ऐसे खर्च हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ गए। रेंट इतना ज्यादा है, पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव है, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हैं। ये सारी चीज़ें हमारी सेविंग्स पे बहुत प्रेशर डालती हैं, कई बार इतना कि हमारी मंथली सैलरी पूरी नहीं पड़ती और हमें हमारी सेविंग्स यूज़ करनी पड़ती है। बट इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं जो आपकी कुछ हद तक मदद कर सकते हैं।
अब आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई हैं, तो चलिए उनके कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप जो आपको अपनी सैलरी का मैक्सिमम सेव करने में हेल्प करेगा। देखिए, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक स्ट्रॉन्ग बजट और एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होती है। आपने शायद 50-30-20 रूल के बारे में सुना होगा, जो कहता है कि आपको अपनी मंथली इनकम का मैक्सिमम 50% एसेंशियल्स जैसे कि रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज, ईएमआईज एटसेट्रा पे एलोकेट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये सारी चीजें आप अपनी मंथली इनकम के 50% लिमिट के अंदर लेके आइए। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगा के एक प्रॉपर प्लान बना के इन आइटम्स को पिक एंड चूज करना होगा एंड एक बजट बनाना होगा। फिर सेकेंड एस्पेक्ट, मैक्सिमम 30% अपनी वांट्स जैसे शॉपिंग, ट्रैवलिंग, मूवी, डाइनिंग आउट एटसेट्रा इसके ऊपर एलोकेट करना चाहिए एंड कोशिश करें कि इन आइटम्स को मंथली सैलरी के 30% लिमिट से ज़्यादा एक्सीड ना करें। हाँ, इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको एक महीने की सैलरी के 30% के लिमिट के अंदर फिट ना बैठे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं जिसकी वैल्यू आज के डेट में 50,000 रुपीज़ है और वो आपकी सारी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने वाला लैपटॉप है। तो इसके लिए आप अपनी इस 30% वाली लिमिट से कुछ पैसे एक सेपरेट अकाउंट में निकाल के रख सकते हैं मंथली बेसिस पे, और हर महीने आप इस सेपरेट अकाउंट में इस पर्टिकुलर गैजेट के लिए या लैपटॉप के लिए पैसे सेव करते रहिए और उस 30% लिमिट के अंदर ही इसको एलोकेटेड रखिए। जब आपकी ये लिमिट पूरी हो जाए, आई मीन लैपटॉप जितने पैसे इकट्ठे हो जाए, तो लैपटॉप ले लीजिए। ऐसे में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि अपने किसी एसेंशियल को कट करके और एक ही झटके में सारे उसके भी पैसे डाल के आपने लैपटॉप ले लिया, या फिर इस लैपटॉप के लिए लोन लेके अपने सर पे एक बर्डन ले लिया, क्योंकि इससे फिर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करने लग जाएंगे और कहीं ना कहीं डेट ट्रैप में फंस जाएंगे या फिर आपकी सेविंग्स ह्यूजली डिटोरिएट होगी। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके डिसिप्लिन के साथ चलना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपकी जो बैलेंस 20% मंथली इनकम है, दैट शुड गो टुवर्ड्स योर सेविंग्स, यानी जो बैलेंस 20% आपके पैसे बचे हैं वो आप अपनी सेविंग्स में डाल दीजिए। अब देखिए, सेविंग्स भी अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसको हम किसी और वीडियो में बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, बट अभी के लिए इस पैसे को आप नॉर्मली यूज ना करें और एक सेपरेट अकाउंट ओपन करके उसमें इन पैसों को जमा करते रहें। अब देखिए, इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ पैसे कलेक्ट करके लिक्विड फंड्स रखना है, सो दैट किसी भी इमरजेंसी में वो फंड्स आपके काम आ जाए। एक इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाए तो फिर आगे और भी बहुत सारे तरीके हैं अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके ग्रो करने के, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलो उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं। देखिए, इससे पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि कंसिस्टेंट सेविंग्स करनी कैसे है, लेकिन अगर आपको अपनी सेविंग्स ड्रास्टिकली बढ़ानी है तो मैं आपको एक मॉडिफाइड वर्जन सजेस्ट करता हूँ। जब आपकी एक ठीक ठाक सी सेविंग्स कलेक्ट हो जाए तब आप ये कर सकते हैं। याद है जो हमने 50-30-20 रूल डिस्कस किया था, उसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। तो आर न्यू रूल विल बी 30-20-50। इसमें आप 30% अपने एसेंशियल्स पे एलोकेट करें। एसेंशियल्स वही घर का किराया, ट्रांसपोर्ट, ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल बिल्स, क्योंकि ईयर ऑन ईयर मोस्टली आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी होगी, तो आप ये 30% के अंदर मैनेज कर सकते हैं। रिमेनिंग 20% अपनी वांट्स पे एलोकेट करें, जैसे एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग या ओकेजनल डाइनिंग आउट्स, ट्रैवल्स एटसेट्रा। बैलेंस 50% अपनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की तरफ एलोकेट करें। देखिए, ये आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का पिलर है और यही आपको स्टेबल एंड फाइनेंशियली रिच भी बनाएगा अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करें तो। आइए अब डिस्कस करते हैं कि इसको करना कैसे है। सो स्टार्ट विथ एसेंशियल्स। आपको अपने घर के खर्चे जैसे रेंट, बिल्स एटसेट्रा को ब्रेक डाउन करना होगा। देखिए, एक थंब रूल है कि आपके घर का रेंट आपकी मंथली सैलरी का 50 से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आप अपना पर्सनल कन्वेंस या कैब्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो शिफ्ट टू पब्लिक कन्वेंस या फिर कार पूलिंग करें। अगर घर के पास आपका ऑफिस है तो साइकिलिंग या वॉकिंग भी एक बेटर ऑप्शन है, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। देखिए, वांट्स के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो आपकी ज़रूरत नहीं है पर आपको खुशी देती हैं। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या ब्रांडेड शूज़, आईफोन्स, ट्रैवल्स एटसेट्रा। सो इन एक्सपेंसेस को लिमिट करने के लिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं और सिर्फ टॉप 2 आइटम्स पे खर्च करें। जब वो पूरी हो जाए तब दूसरे के बारे में सोचें। और वैसे भी आपको ये सारी चीज़ें इनिशियली करनी है। एक टाइम के बाद आपकी इनकम एंड वेल्थ इतनी बढ़ सकती है कि आप इनमें से मोस्ट चीज़ें खुद ही अफोर्ड कर पाएंगे। जैसे ही सैलरी क्रेडिट हो, उसमें से 50% अपनी सेविंग्स की तरफ इमिडिएटली ट्रांसफ़र कर दें। ये सेविंग्स आपका इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट फंड एंड रिटायरमेंट कॉर्पस बनाएगी। पहले के 2-3 साल लिक्विड सेविंग्स बनाएं और फिर जब थोड़े ठीक ठाक पैसे कलेक्ट हो जाए, फिर उसके बाद से सेविंग्स अकाउंट में कम पैसे ऐड करें और सेविंग्स वाले बजट का
ज़्यादातर पैसा इन्वेस्टमेंट की तरफ रीडायरेक्ट करें, किसी भी सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में। इससे आपकी सेविंग्स और वेल्थ दोनों ग्रो होंगी। इस प्रोसेस को आजकल बहुत सारी ऐप्स आती हैं जिनके थ्रू आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन से ये होगा कि आपके पैसे गलत टेम्पटेशन की वजह से कहीं गलत जगह खर्च नहीं होंगे, और साथ में ये चीज़ आप इंश्योर कर पाएंगे कि आपके सेविंग्स वाला फंड सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ ही एलोकेट हो रहा है। अब बात करते हैं कि कैसे हमारी डेली हैबिट्स और एक्सपेंसेस को मैनेज करके अपनी सेविंग्स का टारगेट अचीव करना है। इसका पहला स्टेप है ट्रैकिंग। ट्रैक एवरी एक्सपेंस। स्टार्टिंग में हर एक छोटी सी छोटी चीज़ का खर्चा नोट करना स्टार्ट करें, चाहे वो 10 रुपए की चाय हो या 5,000 रुपए का शॉपिंग बिल। आप इसके लिए कुछ अच्छी और ट्रस्टेड ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर खुद एक एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज़ करके अपने डेली एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करें। 1 महीने के बाद अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करके उसे कट करने का प्लान बनाइए। ये चीज़ 3 से 4 महीने के अंदर आपको अपने मोस्ट अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करने में मदद करेगी। सेकंड स्टेप, एक मंथली बजट बनाएं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अपनी मंथली इनकम को एक जगह लिख लो, फिर उसके अगेंस्ट अपने सारे एलोकेटेड बजट्स को लिख लो। अपने एसेंशियल एंड डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस के लिए रियलिस्टिक लिमिट सेट करें। फॉर एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से आपकी मंथली इनकम 50,000 है। अब इसमें घर का रेंट 8,000 रुपये हो गए, ग्रोसरीज एंड EMI 6,000 रुपये हो गए, वांट्स की तरफ आपने 5,000 रुपये एलोकेट कर दिए, और बैलेंस 25,000 रुपये आपने सेविंग्स में डाल दिए। और अगर आप रेंटेड घर में नहीं बल्कि ओन हाउस में रहते हैं या पेरेंटल प्रॉपर्टी में रहते हैं जहां आपको रेंट या EMI नहीं पे करना है, तो आपके लिए और भी अच्छा है और एक अपॉर्चुनिटी है। इस रेंट की अमाउंट का 25% आप अपने वांट्स वाले बजट की तरफ एलोकेट कर दें और बैलेंस 75% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट वाले में ऐड कर दें। तो इस तरह आपकी ओवरऑल सेविंग्स रफली 60% के आसपास हो जाएगी। थर्ड स्टेप, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा डाउन साइज करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रेंटिंग अ 1 BHK अलोन, शिफ्ट टू अ शेयर्ड अकोमोडेशन। या अकेले भी रहना हो तो 1 रूम किचन अपार्टमेंट को रेंट करें, और वो भी किसी ऐसी लोकेलिटी में जहां आप इजीली इस प्रॉपर्टी को अफोर्ड कर सकते हैं। मंथली डाइनिंग आउट को 2 बार से रिड्यूस करके 1 बार करें, सो दैट आपका बजट ना बिगड़े। आजकल तो आपको ऑनलाइन ऐसी जगह बहुत सारी मिल सकती हैं जो देखने में प्रीमियम या डिसेंट लगती हैं, और प्राइस भी जहाँ पे पॉकेट फ्रेंडली होता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की जगह उनके अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करें। देखिए, ये छोटे कॉम्प्रोमाइजेस आपको इनिशियली थोड़े टाइम के लिए करने हैं। बाद में जैसे आपकी इनकम, सेविंग्स एंड वेल्थ बढ़ती जाएगी, तब आप ये चीज़ें इजीली अफोर्ड कर पाएंगे। बट इनिशियली अगर ये सारी चीज़ें नहीं करी आपने या ये कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करे, तो वेल्थ क्रिएशन एक डिस्टेंट ड्रीम बन के रह जाएगी। स्टेप 4, इमरजेंसी फंड्स क्रिएट करें। अब देखिए, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। मानो किसी भी रीज़न की वजह से आपकी मंथली इनकम बंद या कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जॉब चली जाए या वर्क प्रेशर इतना बढ़ जाए कि अपने वेलबींग को देखते हुए जॉब क्विट करनी पड़ जाए, या कुछ और सडन फंड्स की रिक्वायरमेंट आ जाए और आपकी सैलरी का 50 to 60% उधर जाने लग जाए, या कुछ भी ऐसा, ये आपके लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अल्टरनेटिव इनकम को अरेंज करने के लिए आपको महीनों लग सकते हैं, या न्यू जॉब को भी ढूंढने में टाइम लग सकता है। लेकिन जो आपके फिक्स खर्चे हैं वो तो आपके सर पे हमेशा ही रहेंगे, वो तो आपको एनी विच वे इनकर करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसके लिए आप 2 चीजें कर सकते हैं। पहला, ये आपका अपनी सेविंग्स का पहला टारगेट एक 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड्स बनाना होना चाहिए। आप ये हिसाब लगाओ कि आपके हर महीने के फिक्स्ड खर्चे कितने हैं जो आपको इनकर करने ही करने पड़ेंगे, जैसे रेंट, ग्रोसरी, EMI, मेडिसिन, कन्वेयंस एटसेट्रा। इसका मतलब, लेट से अगर आपका फिक्स महीने का खर्चा 20,000 रुपए है, तो 1.2 लाख रुपए आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, यानी इस 20,000 का 6 टाइम, यानी 6 महीने का फंड, वो भी लिक्विड फॉर्म में, जो आप बैंक से इंस्टेंटली विड्रॉ कर सके। इससे एटलीस्ट इमरजेंसी के टाइम में आपके लिए सर्वाइवल एक चैलेंज नहीं होगा। और हाँ, दूसरों पे हेल्प के लिए कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, चाहे आपके पास कितना भी अच्छा सपोर्ट हो। और हाँ, क्रेडिट कार्ड पे भी इमरजेंसी के लिए डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड शॉर्ट टर्म इमरजेंसीज के लिए ठीक है, जो जनरली 15 से 20 दिनों के अंदर सॉर्ट की जा सकती हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद आपने जो क्रेडिट कार्ड से इमरजेंसी के लिए पैसे विड्रॉ किए हैं वो तो बैंक को वापस रिपे करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा। तो स्टार्टिंग में जो फंड्स आप सेविंग्स की तरफ एलोकेट कर रहे हो, उसको एक सेपरेट अकाउंट में कलेक्ट करके एक 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अब मान लो आपने इमरजेंसी फंड बना लिया है 1.2 लाख का, कंसिडरिंग कि आपकी मंथ फिक्स्ड खर्चे जो हैं वो 20,000 रुपए के हैं। या मान लो अगर आप इमरजेंसी फंड बना रहे हो और वो भी पूरा बना नहीं है, पार्शली ही बना है, गॉड फॉरबिड अगर आपकी या किसी भी फैमिली मेम्बर की एकदम से तबीयत खराब हो जाए और 4 से 5 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ जाए, तो आजकल आपको तो पता ही है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट तो इंस्टेंटली कर लेते हैं, बट ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है।
आज इंडिया के अंदर एवरेज प्राइवेट हॉस्पिटल की एवरेज ट्रीटमेंट कॉस्ट डेली की 7 से 10 हज़ार रुपये पर डे की हो सकती है, कहीं तो इससे भी बहुत ज़्यादा। तो ये एक झटके में आपकी सेविंग्स का 40 से 50 हज़ार रुपये या उससे भी ज़्यादा एकदम से खा सकती है। तो आप पड़ गए ना परेशानी में। इसका सोल्यूशन है हेल्थ इंश्योरेंस। आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ज़रूर लें। उसकी लिमिट या सम इंश्योर्ड आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं, बट इनिशियली आप एक 3 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड वाला या लिमिट वाला प्लान ले सकते हैं, जिसमें आप खुद को, अपनी वाइफ या हस्बैंड को, अपने 2 बच्चों को, अपने मदर एंड फादर को, इन सबको एक 3 लाख रुपए की फ्लोटिंग लिमिट के अंदर कवर कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको एनुअल चार्जेस पे करने होंगे, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, वो करीब 12 से 15 हज़ार रुपए के आसपास आएंगे। ये प्रीमियम आपको साल में एक बार पे करना होगा और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 1 साल के लिए वैलिड होगी। और हाँ, पॉलिसी लेते टाइम या इंश्योरेंस प्लान लेते टाइम उसकी कवरेजेस, एक्सक्लूजन्स, उसमें क्या कवर्ड है, क्या नहीं कवर्ड है, क्या लिमिट है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। वैसे आजकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर ज़्यादातर चीज़ें कवर्ड ही होती हैं। इस पॉलिसी को लेने से फ़ायदा ये होगा कि आपके हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, वो बिल्स जब आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी वो सारे पैसे आपको रिफ़ंड कर देगी जो आपने हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ खर्च किए थे, एडमिट करवाने की वजह से, या जो भी वहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट आई है, वो सारी चीज़ें आपको इंश्योरेंस कंपनी रिफ़ंड कर देगी। तो आपकी सेविंग्स पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिफ्थ स्टेप, इन्वेस्ट स्मार्टली। अब फाइनली बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो जब आप 3 से 4 सालों में एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाएं, जब आपके पास एक ठीक ठाक सी सेविंग्स हो, तो फिर आपको एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए और जो पैसे आप अपनी मंथली सेविंग्स में डाल रहे हैं, उनमें से इनिशियली आपको अराउंड 50% सेविंग्स में ही डालना चाहिए और बैलेंस 50% इन्वेस्ट या निवेश करना चाहिए। आप कोई भी अच्छा सा सेफ म्यूचुअल फंड चूज करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ एम कर सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिले अराउंड 12 to 15% के आसपास। इसके लिए आप मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP ओपन कर सकते हैं और हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक अच्छे स्टेबल एंड सेफ म्यूचुअल फंड में हर महीने 10 हज़ार रुपये डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करेंगे 10 सालों तक, तो 10 साल के बाद आपको अप्रॉक्स 28 लाख रुपए वापस मिलेंगे। वहीं आप अगर वो 10 हज़ार हर महीने अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में सेव करके रखेंगे, तो आपके पैसे ग्रो होकर करीब करीब 17-18 लाख रुपए ही होंगे। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट को चूज करें। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सेविंग्स में कुछ भी ना रखें और सारा का सारा SIP में या इन्वेस्टमेंट में डाल दें। देखिए, आपके पास लिक्विड फंड्स भी होने चाहिए, इसीलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना ज़रूरी है और एक अच्छा मिक्स होना ज़रूरी है, जिसमें आप कुछ पैसे सेविंग्स में रख रहे हैं और कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं, जिस पैटर्न में मैंने अभी आपको बताया। और इससे आपका रिस्क भी बेटर मैनेज होगा। साथ में आप PPF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या इंडेक्स फंड को भी चूज कर सकते हैं फॉर पैसिव वेल्थ क्रिएशन, या किसी और तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो फाइनली अब अगर हम समझें, तो सेविंग मनी एक सिर्फ एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। अगर आप अपने शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर प्रायोरिटाइज करेंगे, तो हमेशा सेविंग एंड वेल्थ क्रिएशन में प्रॉब्लम होगी। और अगर डिसिप्लिन के साथ ये चीज़ें फॉलो करेंगे, तो अच्छे पैसे सेव भी कर पाएंगे, प्लस लॉन्ग टर्म में वेल्दी एंड रिच भी बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट्स में मुझे आप बताइए कि सबसे पहले आप कौन सा स्टेप फॉलो करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेविंग्स।